हेलो बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो को पार्ट 2। इस पार्ट 2 के अंदर हम सब्जेक्टिव क्वेश्चंस डील करेंगे। कैसे क्वेश्चंस होंगे? सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कैसे कैसे डील करते हैं। और ये जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 18, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, बोर्ड के पर्सपेक्टिव से। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है? बोला है कि इमेज दिखा रखी है किसकी? रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट की, जिसमें तीन क्या क्या बोले हैं? तीन ट्रांसपेरेंट रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स बोले गए हैं, ठीक है, एक्स वाई जेड, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के बने हुए हैं, ठीक है, उनको प्लेस किया गया है एयर के अंदर, ठीक है। एंगल ऑफ द इंसिडेंस इज डिफरेंट, यानी कि एंगल I1 I2 I3 सारे डिफरेंट है, बराबर नहीं है, ठीक है, इन ईच केस, बट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज सेम इन ऑल द केसेस, यानी कि एंगल R जो बनेगा, यानी कि R1 वाला एंगल, R2 वाला एंगल, R3 वाला एंगल, सारे सारे एंगल क्या होंगे? बराबर। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पूछा क्या हुआ है? स्पीड ऑफ लाइट के बारे में इंफॉर्मेशन बतानी है, ठीक है, और जस्टिफाई करना अपना आंसर। अब देखो मैथमेटिकली हम कैसे जस्टिफाई करेंगे, ठीक है। अगर आपको मैथ्स आती है इस क्वेश्चन के अंदर तो भाई आप तो उड़ा ही देंगे, ठीक है, उससे सबसे ज्यादा क्रिस्प सॉल्यूशन तो मैथ से ही निकलेगा इसका। देखो हमें गिवन कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है, वो इंफॉर्मेशन गिवन क्या दे रखी है कि सर I3 का जो एंगल होगा वो I2 से बड़ा होगा, वो I1 से बड़ा होगा, ठीक है। अब मुझे ये सोचना है कि मैं किस तरीके से एंगल को, यानी कि एंगल I को, एंगल को स्पीड ऑफ लाइट से कनेक्ट कर, ठीक है। स्नेल्स लॉ क्या बोलता है? साइन I बाय साइन R। तो ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई। साइन I बाय साइन R तो मैं तब लगा पाऊंगा जब मुझे साइन इन के बारे में पता होगा, ठीक है। तो अब मुझे अब दिमाग लगाना है, ध्यान से देखना, ठीक है, कि जैसे जैसे एज एंगल I इंक्रीजेस, ठीक है, तो मुझे साइन के बारे में बताना है, साइन I कैसा होगा, वो इंक्रीज करेगा या वो डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो अगर आपको बेसिक अपनी टेबल भी पता हो ट्रिग्नोमेट्री की, साइन थीटा वाली, कि देखो अगर साइन 0 पे आंसर कितना आता है? 0। साइन 30 पे कितना आंसर आता है? 0.5, ठीक है। साइन 90 पे कितना आंसर आता है? 1। तो देखा आपने, जैसे जैसे आपका एंगल बढ़ा वैसे वैसे आपकी वैल्यू भी बढ़ी। तो सर इसका मतलब समझ में आया, ठीक है। ये वाली बात जो इधर हमने लिखी है ये पेपर में नहीं लिखनी, ठीक है, ये बस आपको नॉलेज के लिए पता होनी चाहिए। तो अब हम यहां से सिंपल से एक बात बोलेंगे, ठीक है, कि जैसे जैसे साइन का एंगल बढ़ा वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ेगी, ठीक है। तो हमने एक सिंपल सी बात बोली कि सर यहाँ पर लिखने में सॉल्यूशन ध्यान से देखना, अगर I3 बड़ा है किससे? I2 से, वो बड़ा है I1 से, तो मैं डायरेक्टली चाहूं तो साइन अप्लाई कर सकता हूं, और अप्लाई करने के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा बोल रहा है सर कि अब तो बस आपको कुछ नहीं करना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनाने कुछ नहीं करना, सबसे लास्ट स्टेप करना आपको, कुछ भी करके डिवाइड में अगर आ जाए ना साइन R वाला एंगल तो मजा आ जाए, ठीक है। तो एक बच्चा बोला सर डिवाइड कर दो सबको, ठीक है, तो मैंने डिवाइड कर दिया, ठीक है, साइन R से मैंने डिवाइड कर दिया इसको, ठीक है। तो I2 बाय साइन R से हमने डिवाइड कर दिया, तो एंगल I1 बाय साइन R। और सबसे खास बात क्या है कि एंगल R सबका सेम है, ठीक है, यानी क्वेश्चन प्रॉब्लम बनाया ही इसलिए है ये, ठीक है। तो ध्यान से अगर देखें तो ये वाली चीज जो बनेगी वो क्या बनेगी? ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा तीसरे मीडियम का, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा दूसरे मीडियम का, ये ईटा का जो सिंबल है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बनेगा? मीडियम नंबर 1 का। अच्छा, तो इतना समझते ही कहानी खत्म। तो मैं बोलूंगा कि सर मुझे पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्पीड ऑफ लाइट के। किसके? स्पीड ऑफ लाइट के। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या लिखते हैं? ये ईटा वाला सिंबल लिखते हैं। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ये स्पीड ऑफ लाइट कैसे होते हैं? ऑपोजिट होते हैं। तो अगर तीसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? कम, ठीक है। तो क्योंकि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है इनके बीच में, तो हम ये बोल सकते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट जो होगी थर्ड वाले में वो कम होगी स्पीड ऑफ लाइट 2 से, और वो इससे कम होगी। तो फाइनली हमें समझ में आ गया कि स्पीड ऑफ लाइट का रेशियो क्या क्या रहेगा, यानी कि 1 वाले के अंदर मैक्सिमम होगी, 3 वाले के अंदर क्या होगी? मिनिमम। तो हमने मैथमेटिकली इसका जस्टिफिकेशन देख लिया। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव के अंदर वो मोल्ड करके इस क्वेश्चन को दे सकता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या बोला हुआ है? एक पर्सन है जिसको एक लेंस चाहिए जिसकी पावर कितनी है? इतनी। अच्छा, पावर ऑफ द लेंस इज गिवन टू बी -5 डायोप्टर, ठीक है, फॉर द करेक्शन ऑफ हिज विजन, यानी कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 10 का और चैप्टर नंबर 11 का कंबाइंड क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेपर में तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन और मिक्स क्वेश्चन तो आने के चांसेस होते ही हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बढ़िया कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देगा दोनों चैप्टर्स की। देखो ए पार्ट क्या पूछा हुआ है? व्हाट इज द पॉसिबल विजन डिफेक्ट ऑफ द पर्सन, यानी कि आपको पावर को देख के डिफेक्ट बताना है। तो देखो ध्यान से, पावर इक्वल टू क्या होता है? -5 डायोप्टर,
ठीक है, तो पावर अगर -5 डायोप्टर है, जो भी लेंस उसे लगाना है, तो एक बच्चा बोल रहा है सर एक काम करते, पावर से तो समझ नहीं आया, पर पावर तो 1 में एफ होती है, ठीक है। इससे सर मुझे कैलकुलेशन नहीं करनी, मुझे ये पता लगाना है कि पावर एफ कैसा होगा। सर दूर से पता चल रहा है एफ नेगेटिव होगा, तभी हो सकता है ये। अच्छा, एफ नेगेटिव होगा तो सर इसका मतलब समझ में आया कि फोकल लेंथ क्या होनी चाहिए, नेगेटिव। अच्छा, आपको ये देखना है कि कौन सा लेंस ऐसा है, कन्वेक्स या फिर कॉनकेव, किसकी फोकल लेंथ नेगेटिव है। तो नेगेटिव किसकी फोकल लेंथ होगी, कॉनकेव वाले की, ठीक है। और हमें पता कैसे चला, क्योंकि इसका सर्कल किस तरफ बनता है, लेफ्ट में। इसका सर्कल बनेगा लेफ्ट में, तो इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, नेगेटिव। जिसका सर्कल बनेगा राइट में, तो इसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी, पॉजिटिव। तो इसका मतलब समझ में आया सर, हमें कौन सा लेंस लगाना है, कॉनकेव लेंस लगाना है। और जब कॉनकेव लेंस लगता है, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कॉनकेव लेंस किस में लगता है, ए पार्ट। कौन सी बीमारी, मायोपिया। कौन सी बीमारी होती है जी, मायोपिया, ठीक है। तो अब जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, आपका ये, ठीक है, आपकी ड्यूटी बनती है कि मायोपिया के रीजन क्या क्या रीजन है जिसके कारण मायोपिया होता है, ठीक है, आप वो कमेंट के अंदर लिखेंगे, ठीक है। और मायोपिया की डेफिनेशन क्या होती है वो लिखेंगे, जिससे आपकी प्रिपरेशन भी साथ साथ और बूस्ट हो सके, और आपको याद जो चीजें हैं वो आप लिख सके, और आपको आगे भी फायदा दे। चलिए देखते हैं बी पार्ट, क्या बोला हुआ है, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द करेक्टिव लेंस। तो इसका मतलब सर तो फायदा हो गया ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करने का, ठीक है। तो हमें पता है पावर इक्वल टू कितना होता है, -5 डायोप्टर, 1/f इक्वल टू -5, रेसिप्रोकल कर दो दोनों तरफ, तो -1/5, तो -0.2। ये क्या निकलेगा, मीटर्स में निकलेगी, क्योंकि आपने ऐसा यूनिट को यूज करा, तो फाइनल आंसर भी ऐसा यूनिट में ही आएगा। तो फोकल लेंथ कितनी निकली, नेगेटिव ऑफ द 0.2 मीटर। तो हमने भी क्वेश्चन निपटा लिया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन ऑफ द बिट, कैसा ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। कैसी प्रॉब्लम है जी, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, ठीक है। कंसेप्चुअल प्रॉब्लम देखो कैसी होती है, देखते हैं आगे क्या बोला हुआ है। एक लेंस बनाएगा मटेरियल का जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5। अच्छा, आगे क्या बोला हुआ है, सेम है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों का क्या है, सेम है। तो डायग्राम बिलो शोज 2 रेज इंसिडेंट ऑन द लेंस, यानी कि 2 लाइट रेज आई हैं, इंसिडेंट हुई है किसके ऊपर, लेंस के ऊपर, ठीक है। फिर लेंस और लिक्विड जो है वो बिल्कुल सेम है, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, सेम है। वो बोल रहा है डायग्राम को कॉपी करो, ठीक है, और ड्रॉ करो लाइट रेज जब वो लाइट रेज इससे वाले लेंस से पार हो जाएगी, और जस्टिफाई करो अपना रीजन, ठीक है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला हुआ, रे डायग्राम बनानी है। रे डायग्राम के लिए मुझे ये पता करने की जरूरत है दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा है। तो उसके लिए हमने बोला सर रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन ये बोलती है कि देखो, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रैवल करती है, तो हमने देखा था या तो वो बेंड करेगी टुवर्ड नॉर्मल या बेंड करेगी अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। वो तो तब पता चलेगा ना जब दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसा कैसा वो पता हो। यहाँ पर दोनों मीडियम का, बाहर क्या थी, एयर जो कि थी रेयर, अंदर क्या था, कोई मीडियम ग्लास, वो क्या था, डेंसर। तो दोनों का मीडियम कैसा है, डिफरेंट है, और उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तब जाके बेंडिंग हो पाई थी। तो यानी कि दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए, ठीक है, तभी बेंडिंग हो पाएगी, चाहे वो अवे हो चाहे वो टुवर्ड हो, ठीक है। अगर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर हुआ तो क्या बेंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। तो बेंडिंग के लिए कंडीशन जब ये थी, तो सर इसका मतलब तो बेंडिंग नहीं होनी चाहिए, और बेंडिंग नहीं होनी चाहिए, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि लाइट जो होगी वो विदाउट डेविएशन चली जाएगी, लाइट विल बी गोइंग स्ट्रेट, ठीक है, लाइट बिल्कुल स्ट्रेट जाएगी। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, बिल्कुल जैसी स्ट्रेट लाइन पहले आ रही होगी, ठीक है। अब देखो लॉजिक में क्या लिखेंगे, एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बोथ मीडियम्स, refractive index of the both medium is same, so no refraction takes place, no refraction takes place। और ये किससे बोला आपने, by definition of refraction, ठीक है। और अगर कोई भी बेंडिंग नहीं होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दोनों मीडियम का क्या सेम है, तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन नहीं हुआ तो हैंस, ठीक है, नो डेविएशन टेक्स प्लेस, नो डेविएशन टेक्स प्लेस, ठीक है। फाइनली लाइट विल गो स्ट्रेट, लाइट विल गो स्ट्रेट, लाइट सीधी सीधी जाएगी, जिस पाथ पे पहले थी उसी पाथ पे दोबारा जाएगी, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगी, कोई बेंडिंग नहीं होगी। चलिए चलते हैं। तो कॉन्वेक्स लेंस है पी और क्यू,
दोनों दोनों सेम मटेरियल के बनाए गए हैं। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। शी इज लुकिंग एट द प्रिंटेड टेक्स्ट ऑन द पेज यूजिंग द लेंस। लेंस का यूज करके इन दोनों का वो मटेरियल को देख रही है। शी नोटिस दैट व्हेन शी स्लोली टेक्स द लेंस अवे फ्रॉम द पेज। 15 एक अच्छा क्वेश्चन है ये। आपके जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, ठीक है, लैब मैनुअल वाली जो चीजें होती हैं उसको भी कहीं ना कहीं रिलेट करेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, वहां पर भी आपको डायग्राम्स करवाए जाते हैं, वहां पर भी आपको एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं, जिससे आपको पता चलेगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है कि मंजू के पास है ना दो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं, पी और क्यू, सेम मटेरियल के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? सेम मटेरियल के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो प्रिंटेड टेक्स्ट को देख रही है। जैसे मान लो एक कोई टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है, ए बी सी डी कुछ कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, और वो यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास लाके यहाँ पर इसको देख रही है। तो जब वो उसको देखती है ना स्टार्टिंग में, तो तब तो चीजें बिल्कुल क्लियरली दिखाई देती है। पर जैसे ही वो उसको, ठीक है, किसको, ये मैग्नीफाइंग लेंस को ऊपर लेके जा रही है, उठा रही है ऊपर, ठीक है, तो जैसे से ऊपर उठा रही है ना वो, ठीक है, तो उठाते 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 जैसे पहले तो उसकी इमेज सीधी दिखाई दे रही थी, अचानक से कैसे दिखाई देने लगी? उल्टी। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि टेक्स्ट जो है ना अपसाइड डाउन टर्न हो गया, चेंज हो गया। ठीक है, अच्छा ये हुआ भी कब है? जब लेंस ने क्रॉस कर दिया 10 सेंटीमीटर को। ठीक है, तो अब इस वाली ऑब्जर्वेशन को थोड़ा मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूं ना, ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है ए पार्ट, कौन सी ऐसी विशेषता है, कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है इस लेंस की जो जस्टिफाई कर रही है इस डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर को। थोड़ा ध्यान से सोचूं मैं, तो मैंने रे डायग्राम जो है ना किसके, लेंसेज के सारे देखे हुए हैं। तो उस लेट उससे क्या समझ में आया? तो सर ये लेंस बना, ठीक है, इस लेंस के अंदर हमने देखे थे सर 6 केसेस होते हैं, 5 केस रियल इन्वर्टेड के होते हैं, ठीक है, और लास्ट केस होता है वर्चुअल इरेक्ट का। तो सबसे लास्ट में जो भी हम देख रहे थे वो तो एक्चुअली वर्चुअली इरेक्ट वाला केस था। ठीक है, इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट रखा गया था वो फोकस के और पोल के बीच में रखा गया था, तभी तो जाके सीधी सीधी इमेज दिखाई देती है। ठीक है, अच्छा, और जैसे जैसे तुम इसको दूर लेके जाओगे, ठीक है, तो तुम एक्चुअली कौन सा डिस्टेंस को क्रॉस कर रहे हो? फोकल लेंथ को क्रॉस कर रहे हो, फोकल लेंथ को। क्योंकि अगर फोकल लेंथ क्रॉस नहीं होता तो वो सीधी ही दिखाई देती, पर जैसे ही वो क्रॉस हुआ तो वो उल्टी दिखाई देने लगी। तो सर इसका मतलब तो ये हो रहा है कहीं ना कहीं जो बात कर रहा है, ठीक है, वी क्रैक्ड इट, और हमने क्या मिला कि ए पार्ट का आंसर हुआ फोकल लेंथ। क्या हुआ जी? फोकल लेंथ हो गया जी, कोई दिक्कत ना है इसमें। तो चलिए चलते हैं बी पार्ट पे। इफ मंजू डज द सेम विद लेंस क्यू, मंजू ने अगर क्यू लेंस के साथ अगर यही करा, ठीक है, एट व्हाट डिस्टेंस विल द इन्वर्जन ऑफ द इमेज हैपेंस। ठीक है, वो बोल रहा है कि अगर अगर मंजू ने क्यू वाले लेंस के साथ यही वाला सेम काम करा, तो जो ये पलटने वाला काम होगा, कौन सा? ये जो इमेज का सीधे से उल्टे पलटने का जो काम है ना, वो कब होगा? वो 10 सेंटीमीटर से कम पे होगा, वो 10 सेंटीमीटर के बराबर होगा, 10 सेंटीमीटर के से ज्यादा पे होगा, वो पता करना है। ठीक है, अब एक बच्चा बोल रहा है सर ये जो ये पतलू वाला जो लेंस है पी और जो मोटू वाला लेंस है क्यू, ठीक है, उससे मैं कैसे पता लगाऊं ये कैसे ऐसे होगा? थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बनाने दिखाया था, आपको बताया था कि फोकल लेंथ नेगेटिव और पॉजिटिव किस किस की होती है, तो उसमें लेंस का यूज करा था, बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ पर लेंस का यूज करेंगे। थोड़ा ध्यान से दिमाग लगाएं अगर हम, ठीक है, कि सर अगर मैं इस मोटू वाले लेंस को देखूं, तो यहां से अगर अपन लोग इसका सर्कल बनाए तो इसका सर्कल बनेगा थोड़ा सा बड़ा बना। एक बच्चा बोल रहा सर जो पतले वाला है इसका तो और बड़ा बनेगा, जो पतला वाला है इसका तो सर्कल और बड़ा बनेगा। सर देख रहे हो ना, थोड़ा सा ऊपर उठ रहा है, ऊपर उठ रहा है तो उसका सर्कल क्या होगा? इसका बड़ा। जिसका सर्कल बड़ा उसका फोकल लेंथ बड़ा। ठीक है, तो यानी कि अगर अगर लेंस कैसा हुआ, यहां पर से बोल रहे हैं थिन लेंस अगर हुआ, पतला लेंस अगर हुआ, तो उसका सर्कल कैसा बनेगा? बड़ा। तो उसकी रेडियस क्या होगी? रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगी? बड़ी। तो उसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी? बड़ी। अगर ऐसे थिक लेंस होगा, यानी कि मोटू सा लेंस होगा, तो रेडियस क्या होगी? छोटू सी। ठीक है, तो उसकी फोकल लेंथ भी क्या होगी? छोटू सी। तो इससे क्या समझ में आया? इससे ये समझ में आया कि सर अगर हमने थिक लेंस लिया है, ठीक है, तो उसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, तो जो इन्वर्जन वाला काम होगा वो भी 10 सेंटीमीटर से कम पे होगा। तो हम बोलेंगे आंसर, अगर मैं आंसर लिखूं पेपर में, ठीक है, बी पार्ट का आंसर, ठीक है, हम लिखेंगे, देखो बी पार्ट का आंसर लॉजिकली क्या लिखें? बी पार्ट, ठीक है, एज लेंस इज थिक सो इट्स फोकल लेंथ डिक्रीजेस ड्यू टू विच, जिसके कारण क्या होगा? जिसके कारण, ठीक है, इन्वर्जन विल टेक्स प्लेस लेस देन
10 सेंटीमीटर। तो इन्वर्जन जो होगा वो 10 सेंटीमीटर कम पे ही हो जाएगा। तो भाई ये सवाल आपके प्रैक्टिकल की जो बुक होगी ना, ठीक है, लैब मैनुअल, उस लैब मैनुअल के अंदर भी आपको बताया जाएगा कि जब लाइट रेज इंफिनिटी से आ रही होती हैं और वो एक पॉइंट पे आके कंसंट्रेट कर जाए तो वो पॉइंट ही फोकस होता है। वही पॉइंट क्या होता है? फोकस होता है। तो फोकल लेंथ को निकालने वाले एक्सपेरिमेंट्स आपके सिलेबस में है। तो जो आपके लैब मैनुअल में क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप उनको एक बार अगर गो थ्रू हो जाओगे तो